बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने जबरदस्त तेजी का रुझान देखा। हर्बेट इंडेक्स 61,800 की नफसातियत से बढ़कर 62,800 की नफसातियत पर ट्रेड हुआ। 1000 पॉइंट्स का ओवरऑल ट्रेडिंग में हमने इजाफा देखा। बहुत जबरदस्त तेजी देखी कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज। और जाहिर सी बात है, जब हुकूमत साजी होगी और सियासी कशीदगी कम होगी तो ऑब्वियसली उसके मुस्बत असर स्टॉक मार्केट पर पड़ेंगे। इस वक्त मैं आपको मजीद तफसील बताऊंगा तो 36 मिलियन से जायद शेयर्स का लेन देन हुआ। मजमूई तौर पे 185 कंपनियों की शेयर्स में हमने इजाफा देखा, 121 कंपनियों की शेयर्स में हमने कमी देखी। इंट्राडे की सबसे लो पोजीशन 100 इंडेक्स 61,800 थी और हाई पोजीशन 62,800 थी। तो मजमूई तौर पे मार्केट बहुत ज़बरदस्त रही। पहला सेशन भी ग्रीन जोन में इख्तिताम पजीर हुआ था और दूसरा सेशन भी ग्रीन जोन में इख्तिताम पजीर हुआ। 800, 900, 1000 पॉइंट्स का हमने इसमें इजाफा देखा। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मजमूई पोजीशन आज बहुत बेहतर रही। जैसे जैसे सियासी कशीदगी कम होती रहेगी वैसे वैसे इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव जोन में जाते रहेंगे। और जो सिलेक्टेड स्टॉक्स में आज काम हुआ है उनमें बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर के शेयर्स में हमने खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी खरीदो फरोख्त हमने देखी है। इसके अलावा मैं दूसरी खबर आपको दूंगा कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर अदायगी करने के बाद 4 करोड़ 40 लाख डॉलर से कम होकर 8 अरब 1 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 70 लाख डॉलर की कमी वाक़ई हुई है। 5 अरब 8 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गए हैं कमर्शियल बैंकों के ज़खायर मजमूई तौर पे, यानी कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के अगर ज़खायर मैं मिला लूँ तो मुल्की मजमूई ज़खायर 5 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी के बाद 13 अरब 9 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए हैं। अगर ट्रांच हमें IMF से थोड़ी सी भी ताख़ीर से मिलती है और दीगर जो आलमी मालियाती इदारे उनसे रकम हमें ताख़ीर से मिलती है तो रिजर्व आइंदा आने वाले दिनों में हमारे मज़ीद कम होंगे। और जब हमारे रिजर्व्स कम होते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी की वैल्यूएशन पे, यानी रुपी जो है वो डिवैल्यू होता है और डॉलर अप्रिशिएट होता है एज़ कम्पेयर टू रुपी। तो आइंदा आने वाले दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं क्योंकि हमने बड़े पैमाने पर बैरूनी अदायगियाँ करनी है। और ये जो साल 2024 और साल 2025 है इसमें मजमूई तौर पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 70 अरब डॉलर के कर्जे उतारने हैं। और अगर हम उन कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर लेते हैं तो भी हमें इतनी अदायगी के लिए रकम दरकार होगी जो जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। यानी हमने 2024 में 25 अरब डॉलर के कर्जे देने हैं और अगर वो रीशेड्यूल कर लेते हैं तो 12 से 13 अरब डॉलर हमने 2024 में अदा करने ही करने हैं। तो इसके लिए हमें फौरी तौर पे IMF के प्लान में शामिल होना होगा। और ये कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है कि हम IMF के साथ बैठ जाएं। IMF डू मोर का मुतालबा करेगा और जब IMF डू मोर का मुतालबा करेगा तो मजीद टैक्सेस ऐड ऑन होंगे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। ये बड़े मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल को हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हमारी GDP जो 2% पे है वो इंक्रीज़ कैसे होगी, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट कम कैसे होगा, हमारी बैरूनी कर्ज़ों की जो अदायगियाँ हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। इसके अलावा हमारी इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। और फिर आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे अनबैलेंस होते हैं तो इसके जो असरात हैं वो रुपी की वैल्यूएशन पर भी आएंगे, डॉलर बढ़ेगा। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे। अजनास की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है तो इन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अब जाहिर सी बात है जब बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट फर्टिलाइज़र सेक्टर पर भी आया है और फर्टिलाइज़र की कीमतों में इजाफा हुआ है। और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की के जब टैरिफ में इजाफा हुआ है तो फिर खाद महंगी हो गई और जब खाद महंगी होगी तो अजनास की कीमतें यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम महंगाई देखेंगे और उसका इम्पैक्ट आएगा कि सब्जियाँ, फल, इन सब की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर ये एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो बड़े पैमाने पे SIFC एग्रीकल्चर सेक्टर में सरमाकारी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें UAE है, सऊदी अरब है, उनको कन्विंस कर रहा है कि वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करें और आइंदा आने वाले दिनों में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट देखेंगे। तो ये खुशाइन बात है, UAE की तरफ से भी सरमाकारी का ऐलान हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का वो लॉन्च कर रहे हैं। सिंध के अंदर भी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। फिर US एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो आएगी लेकिन वो सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम IMF की हर शराइत पर अमल कर लेंगे, IMF के हर प्लान को मनवन तस्लीम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये 6-8 महीने बड़े कड़े होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन ने
कराची एक्सपो के अंदर एक शो मुनक्किद किया है जिसमें लाइव स्टॉक की प्रमोशन के लिए, लाइव स्टॉक सेक्टर की प्रमोशन और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा फाल किरदार अदा किया है। हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि लाइव स्टॉक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसको किस तरीके से तक़वियत देनी चाहिए। टैक्स नेट में नहीं है, उसके बावजूद भी हम बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं। पिछले साल हमने तकरीबन 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर इंपोर्ट की थी और हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। तो इन तमाम पॉइंट्स हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारिस मिठानी, पैटर्न इन चीफ हैं डेल्फा के। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आप अपने कीमती वक्त दिया। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मईशत में हमेशा से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल हमने एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो की वो अप्रॉक्सीमेटली 10 अरब डॉलर की है और हमारी जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर की वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तक़वियत देने के लिए आप क्या समझते हैं कि नौमुंतखब हुकूमत को कौन कौन से इक़दाम उठाने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इनपुट लिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आपने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और हमारे यहाँ पर जो है वो मईशत को इस्तेकाम देने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है वो फार्मूले के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि आने वाली हुकूमत को डेल्फा सेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए, और वो हैं डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज और एडवांस टेक्नोलॉजी। जब इन सेक्टर्स पे हम एक साथ काम करेंगे डेल्फा सेक्टर्स पर, और इन फार्मर्स के जरिए अगर हम, मैं समझता हूँ हमारा ज़राअत का शोबा हो या हमारा डेयरी सेक्टर का शोबा हो या रोज़ाना की बुनियाद पर कमोडिटीज़ जो हमारी जो है वो अवाम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो हो, या फिर आप ये फिशरीज जो सारी दुनिया हमसे जिसकी डिमांड करती है वो हो, ये तमाम सेक्टर्स जो है वो हमें बहुत बेहतरीन अंदाज से बैकअप फराम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो इसको जो है बाकायदा तौर पर तमाम सेक्टर्स को एक साथ मुश्तरका पॉलिसीज के तहत इसे देखना चाहिए, और यहाँ पर पसमानदा इलाकों में भी और रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, दोनों एरियाज की एक पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पर फार्मिंग होती है। और इन फार्मर्स के थ्रू इस बार मौका देना चाहिए हमें फार्मर्स को, किसानों को, कि वो इस मुल्क की मईशत को एक दफ़ा फिर इस्तेकाम फराम करें हुकूमती सपोर्ट के साथ, एक बेहतर एक मुश्तरका पॉलिसीज के साथ। अच्छा हारिस साहब, फर्टिलाइज़र महंगी हो रही हैं, फर्टिलाइज़र जब खाद महंगी होगी तो उसके एक मनफी असर मुरतब होंगे सेक्टर पर। तो आइंदा वाले दिनों में जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होगा तो अजनास की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इतनी फॉर्चुनेट बात है हमारे लिए, ये ब्लेसिंग्स है कि हमारा ये पाकिस्तान जो है वो ब्रेड बास्केट कहलाता है, मगर उसके बावजूद हमें गंदम तक भी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और बहुत सारी ऐसे ज़रूरी अजनास हैं जिसको हम बजाय खुद के यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के या लैंड्स को जो है वो कल्टीवेशन उसकी बढ़ाने के, उसको एक्वायर करने के, उन लोगों को इन्वॉल्व करने के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मुकम्मल तौर पर सारा जो है ना उन्होंने अपना ज़राए मुबादला जो भी उनके पास है वो सब इस शोबा जात में लगाया हुआ है, मगर हम उनको काबिल इस्तेमाल नहीं बना रहे, उन्हें हम अपने जीडीपी का पार्ट नहीं बना रहे। और यही वो वजह है कि हमें हर जगह के ऊपर जो है वो जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें मार्कर्स, हमें फिगर्स उस तरह के नहीं हासिल होते। अच्छा, अब मुस्तकबिल में यूएई की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से बड़े पैमाने पे सरमायाकारी होगी एग्रीकल्चर लैंड्स पे, जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं उनको फोकस किया जाएगा। सूबे बलूचिस्तान में यूएई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सूबे सिंध के अंदर, सूबे पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी, यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देगा फार्मर्स को। तो आपको नहीं लगता कि आइंदा वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखा जाएगा? लेकिन अगर टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर पे आयद हो जाता है तो क्या आप लोग बेयर कर लेंगे? इसके हक में? देखें, बिल्कुल ये एक, मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर ये एक बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और इसको अवेल करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंटली इसको बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी बनाकर इसको पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के जरिए भी किया जाए। और इसमें इस हवाले से देखें, इस वक्त भी कराची में, इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में इसी हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ है डेल्फा जो है वो एक्सपो में, और जो है कल भी इनॉग्रेशन के अंदर डेल्फा कैटल शो की ब्रिगेडियर जनरल शाहिद साहब ने इसी हवाले से बाकायदा तौर पे ब्रीफिंग दी कि जिस अंदाज से इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में
इंशाल्लाह जो है वो 1 ग्राम की भी उन्होंने कहा हमें गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 2024। जी। जिस पॉलिसीज पे वो जा रहे हैं, नई लैंड्स को एक्वायर करके उनकी कल्टीवेशन और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उनमें उसके लिए जो है वो पॉलिसी बनाई जा रही है किस तरह से उसमें फार्मर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और बाकायदा तौर पर उन फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाए जो ऑलरेडी इस हवाले से काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की जाए इस तरह की लैंड्स देने के बाद। और देखें, हम अगर अराजी देखें तो हमारी बहुत बड़ी अराजी ऐसी है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर के हवाले से काम हो सकता है, जी। लेकिन इस वक्त उसके ऊपर किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा है इस अंदाज से। SIFC मुतहरिक तो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करने के हवाले से? बिल्कुल मुतहरिक है, और मुतहरिक इस तरह भी है कि उन्होंने जिस तरह एसोसिएशन से राब्ते किए हैं, हमसे भी डेल्फा एसोसिएशन से भी उन्होंने राब्ता किया, यकीनन वो दूसरे भी स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है। और उसकी सबसे जो खास वजह है वो यही है कि वो चाहते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट भी हो, सिर्फ पॉलिसी की हद तक या ऐलानात की हद तक काम ना हो, बल्कि इस पे जो है वो रियली ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बना के फिर इस पे काम करें। कल हमारी इस पे बहुत गुफ्तगू हुई, इस वक्त भी सेमिनार जारी है और यही पॉलिसीज के हवाले से ही बात हो रही है कि इसको डूएबल किस तरीके से बनाएं जिससे फौरी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को इन तमाम सेक्टर्स के जरिए, डेल्फा सेक्टर्स के जरिए इस्तेकाम हासिल हो। क्लाइमेट चेंज जब होता है, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके मनफी असरात इस सेक्टर पर मुरतब होता है। हमने माजी में भी देखा कि तूफ़ानी मूसलाधार बारिशें आई, पे सैलाब आए तो उससे हमारे लाइव स्टॉक्स को बहुत नुकसान हुआ और हम बहुत पीछे चले गए। तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने तजावीज़ दी हैं SIFC को? देखिए, इसमें हमें पहले ही से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास जो है वो ये तीनों सेक्टर्स इस तरह के हैं जिसमें हमें फिशरीज के अंदर भी, हमें लाइव स्टॉक के अंदर भी और हमें एग्रीकल्चर पे भी एक बड़ा नुकसान होता है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हम हासिल कर पाएंगे, वो हजम के मुताबिक उतनी प्रोडक्शन नहीं होती और मजबूरन हमें फिर सेकंड ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है और वही हमारे लिए फिजिबल नहीं रहता है। इसके लिए यही कि हमें देखें, क्लाइमेट चेंज यकीनन एक पूरी दुनिया में आया है और हमें यहाँ पर इसके हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जब क्लाइमेट चेंज आए तो इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो पहले से लिए जाएं। जी। और उसके लिए भी बाकायदा तौर पर देखिए, हमारे यहाँ पर यकीनी तौर पर ये पहले से बता जरूर दिया जाता है कि इस अंदाज से जो है वो मुतवक्का है, चाहे वो एक तूफानी बारिश हो या इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें अफेक्ट कर जाती हैं जिसमें हम वबाई अमराज ले लेते हैं या ऐसे के जैसे फसलों को नुकसान पहुंच जाता है। और इसी तरीके से लाइव स्टॉक में भी जैसे लिम्पी जैसे डिजीजेज आए, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो देखिए, इन तमाम चीजों के ऊपर मैं वही जो है हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि इस तमाम सेक्टर्स की जो एक पॉलिसीज है ना, उनको जब तक हम यकतरफा तौर पर आपको नहीं लगता है करेंगे। पॉलिसी बना लेंगे, नौमुंतखब हुकूमत पॉलिसी बनाने पर गामजान हो जाएगी? उम्मीद है आपको? क्योंकि हम तो कई देखिए, सालों से हमारे पॉलिसी बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, दो चीजों का हमें सबसे ज्यादा जो है वो ये समझे कि उसका सामना है मुश्किलों का। जी। एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरा गवर्नमेंट चेंज है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हम मुश्तरका तौर पर एक तवील अरसे की बुनियादी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। जब फौरी तौर पर चेंजेस आती हैं तो सारा सिस्टम डिरेल होता है और फिर दोबारा से इसके ऊपर जब काम शुरू होता है तो हम बहुत पीछे जा चुके होते हैं। तो ये दोनों चीजों से हमें नुकसानात हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और जी। गवर्नमेंट चेंज के लिए हमें ये होना चाहिए कि जो पॉलिसी का कयाम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे ख्वाह गवर्नमेंट कोई भी हो। जब तक हम इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियाद पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। हमें यही होगा कि हम 2 माह 6 माह के लिए किसी एक सीजन के लिए तो अपने नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से हम पीछे चले आते हैं और हमें फिर उन सारे चीजों को जो शायद हमें खुद प्रोडक्ट करनी चाहिए, जी। जिसके हम खुद प्रोड्यूसर होने चाहिए, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है और उसकी महंगाई का असर आवाम पे भी आता है। तो ये सारी जो मुश्तरका जो चीजें हैं जो इन सबके साथ बैठ के डेल्फा सेक्टर्स जितने भी हैं, डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये है डेल्फा सेक्टर्स। जब तक इनको साथ लेकर एक मुश्तरका पॉलिसी नहीं बनेगी, ख्वाह वो क्लाइमेट चेंज के लिए हो जी। या फिर इन जो लैंड्स के हवाले से जो एक सस्टेनेबल एक पॉलिसी बनाई जाए जिसको हर आदमी ख्वाह वो रूरल एरियाज का हो या अर्बन एरियाज का हो, वो उस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाए और वो खुद भी, मैं समझता हूँ कि इम्पावर्ड होगा और हमारा मुल्क, हमारी मईशत और हमारे ये तमाम सेक्टर्स भी इम्पावर्ड होंगे। बहुत शुक्रिया हारिस पठानी, आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी लाइव स्टॉक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर यकीन नहीं रखते
तो फिर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारा मुल्क एग्रीकल्चर बेस है, और अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को भरपूर तरीके से उसको तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। और आइंदा आने वाली हुकूमत के ऊपर ये एक भारी जिम्मेदारी आयद है कि वो डेल्फा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक मरबूत और एक मजबूत हिकमत अमली मुतारिफ करे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इस्लाम हमीद, सीनियर मौसी तज्ज़ाकार हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं कि जिस तरीके से मौशी मसाइल का अंबार सामने लगा हुआ है और हुकूमत साजी तो खैर अब होना शुरू हो गई है, ये खुशाइन बात है, और उसका एक मुस्बत असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुरतब होना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से IMF के पास हम जाएंगे और जिस तरीके से IMF हमारे सामने मुतालबात रखेगा और हमने उनके हर मुतालबात को मनोन तस्लीम करना है, तो उससे आप समझते हैं कि हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी, हम सर्वाइव कर जाएंगे? देखें, अब IMF, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जी। IMF जो होता है वो हमें फंडिंग करता है, IMF बिल्कुल करता है, ठीक है, हमें इस वक्त टेम्पररी ज़रूरत है, लेकिन हम कब तक सारी ज़िंदगी इसी फंडिंग पे चलते जाएंगे? हमें जो है ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब बेहतरी ये है कि जो नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं उनको ये चाहिए है कि इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक दोनों को, अब वो किस तरह अच्छी होगी? सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इतनी महंगी, आपकी गैसेस के इतने बुरे हालात, वो इतने महंगे, आप जो लोग हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ऊपर जाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना जी। अब यूरोप के अंदर आप चले जाएं, उनकी पॉपुलेशन माइनस में है, हाँ, हर 5 में 7 में 30 में घर में एक बच्चा पैदा होता है। हमारे तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन अच्छी बात है कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और हमारे जो यूथ है वो जो अवेलेबल है इस वक्त वो तकरीबन 63 या 64% है टोटल आबादी का, जो यूथ है 18 से 35 साल वाला। तो वो अब हमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इनको रखना है कि ये क्या करेंगे, इनको क्या करना है ताकि हमारी इंडस्ट्री चले। अब वो बाहर वाले क्यों जॉब पे जॉब दे ही जा रहे हैं, बाहर वाले जितने यूरोप के मुल्क हैं उनकी इंडस्ट्री बंद हुई है, तो हमारी मुल्क से छोड़ के भाग रही है, अपनी सलाहियतें बैरून मुल्क सर्व कर रही है। हाँ, वो सब वो बुलाई जा रहे हैं, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं अवेलेबल, हमारे जितने स्किल्ड लोग हैं वो बाहर जाई जा रहे हैं। इस वक्त एवरेज है तकरीबन 2 से 3 लाख लोग हर महीने के अंदर बाहर जा रहे हैं, तकरीबन रफली आइडिया है। तो हमें इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी को पर बूस्ट करें। वो किस तरह कर सकते हैं? हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को, जो एक्सपर्ट हैं, जो चीजें जानते हैं। अब दाल, चावल, रोटी, गंदम, इनके एक्सपर्ट को लें। इनके एक्सपर्ट कौन होंगे? अकबरी मंडी लाहौर में, जोड़िया बाजार कराची के अंदर ये बैठे हुए हैं, जो ये सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे, इनकी प्राइसेस को। सबसे पहले महंगाई की मेन चीज होती है स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन भी तो यही लोग करते हैं अजनास की कीमतों में। जब होलसेल और रिटेल में फर्क बढ़ जाता है तो इन्हीं का नाम आता है। नहीं, जब इनको गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करेंगे, नीचे वाले तबके को मैं कह रहा हूँ, जो वहाँ पे बैठे हैं अकबरी मंडी, जोड़िया बाजार में, उनकी राय लें, उनको इन्वॉल्व करें, उनकी वो बनाएं, एक टीम्स बनाएं उनको, फिर उनसे राय ली जाए। इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के जो मसाइल है ज्यादा इन्वॉल्व करें इंडस्ट्री वाले लोगों को, तो वो दे विल हेल्प अस कि हम इकोनॉमी को ऊपर बूस्ट करें। अब इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा महंगी है कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी महंगी है, फिर लेबर को सैलरी इतनी कम दी जा रही है। अब आप अगर कंपेयर करें यहाँ पे क्या सैलरी मिलती है, एक डॉक्टर की सैलरी जो स्किल्ड वर्कर्स में आता है, एक दूसरा जो IT से रिलेटेड, ICT से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको क्या सैलरी मिलती है? बहुत कम मिलती है। अब वो बाहर जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, 10 टाइम, 15 टाइम, 50 टाइम ऊपर सैलरी मिल रही होती है। हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब सबसे ज्यादा जो बहुत जरूरी इस वक्त दुनिया के अंदर डिमांड है वो ICT की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे हमें बहुत ज्यादा अपनी जो है फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। इस पे हर तरह, किसी तरह भी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। अब दूसरी चीज है खाने पीने की चीजें। खाने पीने वाली चीजों को
किस तरह सस्ता किया जा सकता है? जब आपकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आएगी तो चीजें तो महंगी हो जाएंगी। लेकिन इस्लाम साहब, आइंदा आने वाले दिनों में तो मजीद गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, तो किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे? देखें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, ये हमारे जो इस वक्त लोग गए हैं बाहर काम करने के लिए, वो तकरीबन 1 साल के बाद पैसे यहाँ भेजने लगेंगे। तो हमारे पास रेमिटेंसेस भी मुस्तकिल गिर रही हैं और एक्सपोर्ट का नहीं, टारगेट भी अभी हम अभी अचीव नहीं कर पाएंगे साल के नहीं, इख्तिताम तक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जब आपका इंक्रीज होगा और रेमिटेंस आपके पास आने लग जाएंगी तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड जो है, डिमांड एंड सप्लाई, या तो आप पाकिस्तान में जो टर्की ने किया था, टर्की ने क्या किया था, अगर आप ये बात है 2000 मेरे ख्याल में गालिबन 2017 की बात है, 2017 उन्होंने क्या किया था, या 19 की मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनके लोगों ने डॉलर को खरीदना बंद कर दिया था। बिल्कुल, आप डॉलर लेके जाते थे वहां पे, वो चेंज ही नहीं करके देते थे। वो बोलते थे ये हमारी करेंसी दें या यूरो दें, या तो आप इस तरह करें कि जी हम लोग सब इत्तेहाद कर लें और फॉरेन एक्सचेंज घरों में ना जमा करें। हाँ, मगर ये इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए ना। एक तरफ आईएमएफ खड़ा हुआ है और अब एक तरफ अगर हम डॉलर खरीदने या बेचने पे उसको रिफ्यूज कर देते हैं तो ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, खरीदने नहीं, पेड जो हम पेड करेंगे डॉलर करेंसी में ना करें। फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है ना, रेमिटेंस में भी आ रहा है, एक्सपोर्ट में भी आ रहा है। लोकल लोग जो घरों में खरीद के रख लेते हैं जी ब्लैक मार्केट से, वो चीज को बिल्कुल बंद करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर डॉक्टर साहब, अब हमारे पास एक ऑप्शन है ब्रिक्स का। ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च कर रहा है, हम ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं। ब्रिक्स का एक नया ग्रुप बन रहा है और वो एंटी डॉलर ग्रुप है। वो अगर हम उस करेंसी को इस्तेमाल करें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो हमारी मईशत को काफी तकवीत मिल सकती है। तो हम क्यों नहीं ब्रिक्स में जाते? मिल सकती है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मिल सकती है। तो हम क्यों नहीं जा पा रहे ब्रिक्स में? क्या वजह क्या हमारी जीडीपी इस काबिल नहीं है या आईएमएफ का प्रेशर होता है हम पर? देखें, वो आप चले जाएंगे, वो कर लेंगे। अगर आपके पास सारी चीजें आपकी बेहतर होगी, आप अगर उनके अंडर में नहीं काम करेंगे, आप किसी से उधार लेंगे, कोई साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो प्रेशर तो उसका होगा ना। जब आपके पास पैसे होंगे, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो फिर आपका प्रेशर उन पे होगा ना। ठीक है ना जी। हमें टॉप प्रायोरिटी रखना है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट के लिए हमें चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रियल, अब देखें एरिया देखना पड़ेगा ना हमें, कौन सा एरिया है। अब हेल्थ का एरिया इतना बड़ा है कि हम मेडिसिन अगर मैन्युफैक्चर करें पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। हम अगर मैन्युफैक्चर करें, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करें तो हमें बहुत ज्यादा एरिया मिल सकता है। हम तो रॉ इंपोर्ट करते हैं, फार्मा का रॉ इंपोर्ट करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे डिमांड पूरी करते हैं और जो थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। रॉ तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, लोकलाइजेशन को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इस चीज को सोचें आप, इंसुलिन जो है, जो एक तरह से जरूरत है डायबिटिक वाले पेशेंट को, इंसुलिन शॉर्ट हुई है, मार्केट में मिल नहीं रही। अब मिलने लग जाएगी क्योंकि ड्रैप ने उसकी कीमतें बढ़ा दी। मगर कोर्ट ने मेरे ख्याल से ऑर्डर दे दिए हैं कि अब आप कीमतें ना बढ़ाएं। नहीं, अब तो बढ़ गई ना कीमत। जी, डैब का नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। जी, डैब का तो नोटिफिकेशन आ गया है कि आप कीमतें बढ़ा दें जो हार्डशिप केसेस। मगर फिर साथ में थोड़े दिनों के बाद कोर्ट का भी नोटिस आ गया है कि आप अभी इसको बस स्टे दे दिया है। देखें, वो कोर्ट का नोटिस बिल्कुल आया होगा, ठीक है, कोर्ट अपनी जगह पे सही है, किसी ने वो डाला होगा। अब ये जो प्राइस है, अगर कॉस्ट आपकी महंगी हो रही है तो महंगी हो रही है तो अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? ठीक है ना जी। उसकी रिटेल प्राइस कम है और वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसके लिए। अब कीमत बढ़ी है तो अवेलेबिलिटी होने लग गई है। अब आप चेक कीजिएगा, 4-5 दिन में इंसुलिन मिलने लग जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर में हल बता दें, हल क्या है? देखिए, हल ये है कि हमें टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए अपनी एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट के बगैर हमारा कोई हल नहीं है। और दूसरा सी पैक को इमीडिएटली शुरू कराना चाहिए। सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो इमीडिएटली सही होना चाहिए, वो शुरू होना चाहिए। उसको क्यों डिले किया गया सी पैक के प्रोजेक्ट को? सी पैक के प्रोजेक्ट का जब लग जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। यूरोपियन यूनियन वाले भी, बहुत ज्यादा कंट्रीज वाले भी रेडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतना बड़ा यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट स्टील मिल के आगे, क्या नाम जगह का नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो एरिया आता है
हाँ, वहाँ के ऊपर भी सी पैक बनना था जो कि अभी तक बना नहीं है। तो बहुत ज्यादा कंट्रीज वाले यहाँ पे वो लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी वो आप इसको सी पैक को क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हमें सबसे पहले हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए। जो मुल्क हमारे साथ, जिनके हमारे साथ सरहदें मिलती हैं, हाँ, रीजनल उनके ट्रेड और साथ हम बार्टर अपने ट्रेड को हमें हर बढ़ाना चीज को होगा। सही करें। जी हर मुल्क बिल्कुल। के साथ, चाइना के साथ टॉप प्रायोरिटी रखें, रशिया के साथ रखें, ईरान के साथ रखें, टर्की के साथ रखें। ये सारे जितने मुल्क हैं उन सब के साथ हम अपने टॉप प्रायोरिटी पे ये रखें, जितनी कंट्रीज हैं, ताकि हमारा एक्सपोर्ट चीजें हमारे पास सस्ती आए, रॉ मटेरियल हमारे पास सस्ता है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास, स्किल्ड वर्कर्स भी मगर जब अवेलेबल है बिजली हमारे और पास, गैस और इंडस्ट्री। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कैसे कम करेंगे डॉक्टर साहब? क्या चीज? जब टैरिफ में मुस्तकिल इजाफा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा, आपको टैक्सेस ऐड ऑन होंगे, तो चीज कैसे मैं हम? अभी समझाता हूँ। आई वॉज इन नॉर्वे लास्ट ईयर। तो वो ये बात है मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की गर्मियों की, जून जुलाई की बात है, जुलाई की, हाँ, जी जुलाई में। तो नॉर्वे में वहाँ क्या होता है, वहाँ गैस भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, हर चीज अवेलेबल है। और वो एक्सपोर्ट करता है सारा कुछ। जी क्या करता है? एक्सपोर्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया करता है, हाँ, ईरान करता है, और कंट्रीज करते हैं। वो उस जून के महीने में 5,000 कुछ गाड़ियां उनकी कन्वर्ट हो गई किस पे? इलेक्ट्रिसिटी वाली के ऊपर, जी हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी। जी 5,000 सिर्फ किस किस शहर के अंदर? ओस्लो के अंदर। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इसमें ला रहे हैं। हमारे पास भी नॉर्वे की तरह सब कुछ है, पानी भी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। वो जो पानी हमारे पास आता है ना, बहुत ज्यादा। जी यानी हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है और वो हम बना नहीं हेलो? सकते क्योंकि हम IMF के प्लान में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस्लाम हमीद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पॉलिसी अगर हम बना लें तो यकीनन हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को यकीनन किसी हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक कम कर सकता है। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सामने इस वक्त मुतअद्दिद मुआशी मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए हमें यूनिटी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अगर होगी तो हम अपने मुआशी मसाइल पर काबू पा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो हमने सेगमेंट्स किए हैं उसमें एक ही बात अगर हम सामने रखें वो है पॉलिसी। और अगर हम पॉलिसी को बनाएं, IMF के साथ बैठकर पॉलिसी को बना लें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम स्टेप्स उठा लें तो यकीनन हम काफ़ी तक अपने मौसम मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल इंटरबैंक यूरोपीय मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग आ गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 पैसे का इजाफा हुआ है। 273 रुपये 30 पैसे से बढ़कर इंटरबैंक में डॉलर 273 रुपये 33 पैसे का हो गया है। ओपीआई मार्केट में भी डॉलर 8 पैसे महंगा हुआ है। 282 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 282 रुपये 24 पैसे का हो गया है। इसके अलावा इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। 4.4% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। उसके बाद 30% से ज़्यादा महंगाई की शरह रिकॉर्ड की गई है। पूरे हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। 0.04% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है। और इस वक्त आइंदा आने वाले दिनों में रमज़ान करीब है, रमज़ान के अय्याम करीब हैं, तो जो ज़ख़ीरा-अंदोज़ माफिया है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हो गई है और रिटेलर और होलसेलर के दरमियान जो गैप है कीमतों का वो मुसलसल बढ़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। हुकूमत की जो टीमें हैं, सरकारी टीमें इमिग्रेशन और ब्यूरो की, वो मुतारिक नहीं है, जिसकी वजह से हर सूबे का, हर शहर का अलग अलग रेट है। फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी प्राइसेस की कोई रेट नहीं है। सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इदारे शुमारियात सिर्फ इदारे शुमार जारी करते हैं और लोग महंगाई की चक्की में मुस्तकिल पिस रहे हैं। बहरहाल हमें ग्राउंड पर आना होगा, हमें पॉलिसी बनानी होगी। हमने उन सेक्टर्स को तवज्जो देनी होगी, उन सेक्टर्स पर जो हमारे एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर है, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।